डियर स्टूडेंट्स, लाइजोसोम और वैक्यूल को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसका फंक्शन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब देखेंगे। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक कि हम उसको अच्छे से कलर ना कर दें, स्टेन ना कर दें, विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितना पाया जाता है ये डिपेंड करता है वो सेल कितना काम करता है, उसकी फिजिकल उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इस हिसाब से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसका जो शेप होता है वो और जो साइज होता है ये भी वेरिएबल होता है, सेल टू सेल वेरी करता है। टिपिकली ये सॉसेज शेप होता है। सॉसेज शेप किसको कहते हैं? सॉसेज शेप क्या होता है? सॉसेज शेप हम लोग ऐसे, अगर मैं थोड़ा कर्व बना दूं, ये थोड़ा सा हमारा ये हो गया सॉसेज शेप, थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक है। इसका जो डायामीटर होता है वो होता है डायामीटर 0.221 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक एवरेज डायामीटर दिया हुआ है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है ये सॉसेज शेप का भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। तो इसकी लेंथ दी हुई है 1 to 4 माइक्रोमीटर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। ये अगर मैं इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल दूं, ये आउटर मेम्ब्रेन अगर है, ये अगर आउटर मेम्ब्रेन है तो ये मैं इनर मेम्ब्रेन बनाने जा रहा हूं। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। आउटर मेम्ब्रेन बाहर के जो सेल ऑर्गेनील हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उसके लिए एक लिमिटिंग बाउंड्री का काम करता है। इसके अंदर कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, इसका काम किसका है? ये आउटर मेम्ब्रेन का है। इसके पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बनी, तो ये इसके अंदर जो जगह है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जगह है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये है अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा स्पेस, यानी जो भी स्पेस है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन बढ़ जाता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की वजह से, दो कंपार्टमेंट में। यहाँ का जो मीडियम होता है, इंटर मेम्ब्रेन वाला जो मीडियम होता है वो एक्वस मीडियम होता है। मैंने एक्वस को क्यों लिख दिया, यानी थोड़ा पानी की तरह होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है, थोड़ा विस्कस होता है। मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस। पानी थोड़ा जेली की टाइप का होता है, विस्कस। ये थोड़ा जेली की तरह होता है जो अंदर वाला स्पेस होता है। इसी के अंदर कुछ इनफोल्डिंग पाई जाती हैं, इनफोल्डिंग पाई जाती है ऐसे करके, जो क्या करते देती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। इस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं, इस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इस इनफोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे कि आया था गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी, वैसे यहाँ पर पाया जाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास अपना एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसा कि आप प्लांट फिजियोलॉजी में इसी क्लास में पढ़ेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी इसी के अंदर होती है। इसी के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल भी चलती है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो इनके पास खुद का एंजाइम होता है जो ये सब इसमें इन रिएक्शनों में इन्वॉल्व होंगे। इसके पास खुद का डीएनए भी होता है, सिंगल सर्कुलर आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। लेकिन ये राइबोसोम थोड़ा सा यूकैरियोटिक राइबोसोम से फ़र्क होता है, क्योंकि ये 70S का होता है। अगर राइबोसोम में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ पर यहाँ पर S कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग, इसके पास सब चीज़ें होती हैं, एंजाइम होता है, प्रोटीन होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है। इसीलिए हम इसको सेमी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, सेमी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पिरेशन होता है। ये सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, ये फिजन से डिवाइड करता है। तो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अब मैं एक बार पूरे पॉइंट को समराइज कर दूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जब तक कि हम इसको अच्छे से कलर ना कर दें, ये दिखता नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इसका जो साइज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। एवरेज डायामीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये सिलिंड्रिकल शेप का भी पाया जा सकता है, जिसकी लेंथ होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर। ये किसी सेल में कितना होगा डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी कैसी है। ये इसका साइज भी सेल टू सेल वेरी करता है। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इसके ल्यूमेन को डिवाइड कर देती है एक्वस और विस्कस मीडियम में। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्रिस्टी पाए जाते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए लिमिटिंग बाउंड्री का काम करती है, यानी वो जाने देगी कि नहीं जाने देगी, ये आउटर मेम्ब्रेन तय करती है। ये इसके पास खुद के एंजाइम होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के, जो इनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये डिवाइड करता है फिजन से। इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम और बहुत सारे फैक्टर जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी पाया जाता है। राइबोसोम 70 S का होता है, इसीलिए हम इसको सेमी इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।